सर्वगुण संपन्न बहू, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इसी कहावत का जीता जागता उदाहरण है हमारी निर्मला देवी जी, जिन्हें अपनी बहू के अंदर कभी कोई गुण नजर ही नहीं आता। अरे 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 अरे, छी 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 छी, ये कैसी सब्जी बनाई है। ना तो इसमें ठीक से नमक का कोई स्वाद आ रहा है, ना ही मिर्च का। तुझे पता है आज खाने पर मेरी जीजी अपनी बहू के साथ आ रही है, उसके बाद भी तूने सबके लिए ऐसा खाना बना डाला। लेकिन माँ जी, अभी तो मैंने सब्जी चख कर देखी, बिल्कुल ठीक तो बनी है। मुझे तो इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही। अरे चुप कर। अरे कहाँ है निर्मला? अरे जीजी आ गई, जल्दी से चाय चढ़ाओ उनके लिए। निर्मला हॉल में जाती है, तभी सावित्री देवी की बहू स्वीटी सर पर पल्लू रखे हुए निर्मला के पैर छूती है। प्रणाम मौसी जी। अरे प्रणाम बेटा प्रणाम, जीती रहो। कितने अच्छे संस्कार है तुम्हारे। आज के ज़माने में भी सर पर पल्लू, बड़ों के पैर छूने के संस्कार है तुम्हारे अंदर। और एक हमारी बहू को देख लो, ना कभी सर पर पल्लू रखती है, और पैर छूना तो दूर, कभी सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम तक नहीं करती। नहीं मौसी जी, मुझे तो मेरी माँ ने हमेशा से ही ऐसे संस्कार दिए हैं। बड़ों के चरण स्पर्श किए बिना तो मेरी सुबह ही नहीं हो सकती। बड़ों के चरणों में तो स्वर्ग होता है। मेरे लिए तो मेरे बड़े भगवान से भी पहले आते हैं। अरे वाह 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 बेटा, क्या संस्कार है तुम्हारे। प्रणाम मौसी जी, कैसी हो स्वीटी? प्रणाम बेटा प्रणाम। अरे वाह शालू बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी हमारे लिए चाय भी बना कर ले आई। जी मौसी जी, वो अरे इससे तो ज़बरदस्ती कहकर मैंने ये चाय बनवाई है, वरना ये कहाँ किसी के लिए ऐसे चाय बना कर ले आए। क्या तुम भी। दीदी आपने चाय बना दी है तो मैं सबके लिए पकोड़े बना कर ले आती हूँ। मम्मी जी को पकोड़े बहुत पसंद है, और मैंने सुना है मौसी जी आपको भी पकोड़े बहुत पसंद है। अरे वाह बेटा, तुम पहली बार मेरे घर में आई हो और तुम्हें मेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। अरे कैसे देखो, इतने साल हो गए इस घर में ब्याह कर आए हुए, आज तक कभी मेरे लिए इस तरह पकोड़े नहीं बनाए इसने। लेकिन माँ जी, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने आपके लिए पकोड़े। अरे चुप कर तू। जा स्वीटी बहू, तू हमारे लिए पकोड़े बना कर ले आ बेटा। स्वीटी किचन में जाकर उनके लिए पकोड़े बनाकर ले आती है। माँ जी, आपको प्याज के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए मैंने आपके लिए प्याज के पकोड़े ज़्यादा बनाए हैं। और मौसी जी, आपको चाट मसाले वाले आलू के पकोड़े पसंद है ना, इसलिए आपके लिए चाट मसाला छिड़क कर आलू के पकोड़े लेकर आई हूँ। अरे बस कर बहू, अब तू मुझे रुलाएगी क्या। आप तो बड़ी किस्मत वाली हो जीजी, जो आपको स्वीटी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू मिली। वो तो है निर्मला, मेरी बहू है तो सर्वगुण संपन्न। कूट कूट के संस्कार भरे हैं मेरी स्वीटी के अंदर। सच कहा जीजी, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो भगवान ने मुझे ऐसी बहू दे दी। लेकिन मम्मी जी, मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ। देखो देखो कैसे आपके सामने मुझसे जबान लड़ा रही है। वो सब छोड़, अब हम चलते हैं। घर जाकर स्वीटी को सबके लिए रात का खाना भी तो बनाना है। ठीक है जीजी, ये लो स्वीटी बहू, आज तुम पहली बार अपनी मौसी सास के घर में आई हो, ऊपर से तुमने हमें इतने टेस्टी पकौड़े बनाकर खिलाए जो इसके राज में तो मुझे कभी खाने को नहीं मिले। ये लो बहू, अपना शगुन रखो। मौसी जी, मैं आपकी भावना का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये शगुन मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। आप अपने आशीर्वाद के रूप में मुझे शगुन के 11 रुपये दे दीजिए, मैं उन्हें हमेशा संभाल कर रखूँगी। अरे बेटा, तेरे इन्हीं संस्कारों ने तो मेरा दिल जीत लिया। काश तू मेरी बहू होती तो मेरी जिंदगी भी सफल हो जाती। स्वीटी जाने से पहले निर्मला के पैर छूती है और अपनी सास के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही निर्मला अपनी बहू शालू को टेढ़ी नज़रों से देखने लगती है। अरे अब मैंने क्या किया? देखा कैसी सर्वगुण संपन्ना बहू है जीजी की, बिना बोले मेरे लिए चाट मसाले वाले आलू के पकोड़े बना कर ले आई। और एक तू है जिसे कुछ बनाने को कहो तो वो चीज़ बनाने से पहले तेरा मुंह बन जाता है। अब ये क्या कह रही हो माँ जी, मैंने कब किया ऐसा? याद कर, उस दिन जब मैंने तुझे बादाम वाली खीर बनाने को बोला था तो कैसे मेरे मुंह पर मना कर दिया था तूने। अरे लेकिन उस दिन आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपको खीर खाने को नहीं दी। बस बस, सब जानती हूँ मैं। निर्मला मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद
प्रणाम मौसी जी, पाए लागू। अरे जीती रहे बेटा, खुश रहे। मौसी जी, आज मैंने घर पर दही वड़े और पापड़ी चाट बनाई थी। माँ जी ने बताया कि आपको भी दही वड़े और पापड़ी चाट बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके लिए भी ले आई। वाह बहू, आज कितने दिनों बाद मुझे दही बड़े और पापड़ी चाट के दर्शन हुए हैं। एक तो है जो मेरी पसंद का इतना ख्याल रख रही है, वरना मैं इसे इतनी बार कहती हूँ ये मेरे लिए कभी मेरी पसंद की चीज़ें नहीं बनाती। लेकिन मम्मी जी आप ही तो कहती हैं ऑयली खाने से मुझे एसिडिटी होती है, वरना मैं तो हर संडे आपके लिए दही बड़े और पापड़ी चाट बना लूँ। वो क्या है ना शालू दीदी, मैं जानती हूँ कि ज़्यादा तले खाने से मौसी जी को एसिडिटी होती है, इसीलिए उस दिन पकौड़े बनाते हुए भी मैंने अच्छी तरह से टिश्यू पेपर से उनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया था। और घर पर तो मैंने एयर फ्रायर लाया हुआ है, ताकि सबको बिना ऑयल के अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिला सकूँ। मैंने ये सब कुछ ना एयर फ्रायर में बनाया है मौसी जी, इस खाने से आपको बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होगी। अच्छा मौसी जी, प्रणाम। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर माँ जी के सर की तेल मालिश भी तो करनी है। हैं? हाँ हाँ बेटा तुम जाओ, ये सब तुमने ना बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मज़ा आ गया। जीजी को मेरी याद देना। जी मौसी जी। स्वीटी के जाने के बाद इससे कहते हैं सेहत का ख्याल रखना। तुझसे तो बस हर काम के लिए बहाना बनवा लो। इसमें तेल ज़्यादा है, आपको एसिडिटी होती है। इसमें शक्कर ज़्यादा है, आपका शुगर बढ़ जाता है। अच्छी तरह पता है मुझे, सब बहाने हैं बहाने। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, मुझे बस आपकी सेहत की चिंता है। अरे चुप कर, मेरी तो किस्मत ही फूटी है जो तुम मुझे बहू के रूप में मिली। काश सावित्री जीजी की जगह स्वीटी मेरी बहू होती तो मेरा बुढ़ापा कितना अच्छा हो जाता। इसी तरह हर रोज़ निर्मला देवी अपनी बहू शालू के सामने स्वीटी की तारीफों के पुल बांधती और बार बार स्वीटी जैसी बहू मिलने की बातें करती रहती। एक शाम, माँ जी बाबूजी खाना बन गया है, खाना खा लीजिए। दोनों खाना खाते हैं, तभी खाने का पहला निवाला खाते ही निर्मला उस खाने को थूक देती है। छे 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 छे, ये सब्जी बनाई है तूने? शादी को इतने साल हो गए लेकिन आज तक ढंग का खाना बनाना नहीं आया तुझे। एक तू है और एक जीजी की बहू है, उसकी शादी हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, फिर भी इतना टेस्टी खाना बनाती है। उसके हाथ की सब्जी कोई एक बार खा ले तो अपनी उंगलियां चाटता रह जाता है, एकदम मसालेदार चटपटी। और एक तू है जिसने ऐसी सब्जी बनाई है जिसमें मिर्च मसाले का कोई अता पता ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में सब्जी उबाल कर दे दी हो। जा जाकर कुछ सीख स्वीटी से, उससे उसके अच्छे संस्कार नहीं तो कम से कम अच्छा खाना बनाना ही सीख ले। अरे भगवान, ये तुम क्या बोले जा रही हो? खाना तो ठीक ही बनाया है बहू ने, और तुम्हें भी पता है कि डॉक्टर ने तुम्हें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाने से मना किया है, इसीलिए बहू खाने में कम मसाले डालती है। आप ना इसकी तरफदारी मत किया करो जी, आपकी वजह से ये इतनी ज़्यादा सर पर चढ़ गई है। नहीं खाना मुझे इसके हाथ का खाना। जा ले जा इसे यहाँ से। मैं तो आज जीजी के घर जाकर स्वीटी बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगी। निर्मला मुंह चढ़ाकर अपनी जीजी के घर जाती है, लेकिन घर में घुसते ही उसे चिल्लाने की तेज तेज आवाज सुनाई देती है। अरे जीजी के घर में तो सब बड़े शांत रहते हैं, तो आज घर में इतनी चिल्लम चिल्ली कौन कर रहा है? देखो तो। तुम दोनों बुड्ढी बुढ़ियों ने पागल करके रख दिया है मुझे। जब से घर में आई हूँ मुफ्त की रोटियां हजम किए जा रहे हो। अब एक और दिन भी अपने साथ इस घर में रहने नहीं दूंगी मैं तुम्हें। लेकिन स्वीटी, तुमने तो कहा था तुम हमेशा मम्मी पापा की सेवा करोगी। मुझे जितनी सेवा करनी थी मैं कर चुकी। और अगर तुम्हें अपने माँ बाप पर ज्यादा प्यार आ रहा है ना, तो तुम्हें भी इन दोनों के साथ घर से बाहर फेंक देती हूँ। फेंक दो। नहीं 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 नहीं, तो जाओ यहाँ से। स्वीटी अपने सास ससुर को उनके सामान समेत घर से बाहर फेंक देती है। स्वीटी का असली रूप देखकर आज निर्मला जी की तो होश ही उड़ जाते हैं। वो अपनी जीजी और जीजाजी को अपने घर ले आती है। अरे मौसी जी आप यहाँ? मम्मी जी आप तो वहाँ पर स्वीटी के हाथ का खाना खाने गई थी, इतनी जल्दी आ भी गई, वो भी मौसा जी और मौसी जी के साथ। अरे काहे का खाना बहू, उस चुड़ैल ने तो हमें घर से धक्के मार कर निकाल दिया। जिस बहू को मैं हमेशा सर्वगुण संपन्न समझती रही, उसी बहू ने सब कुछ अपने हाथ में आते ही हमें हमारे घर से ही बेघर कर दिया। अरे बाप रे बाप, अच्छा हुआ कि मम्मी जी के कहने पर मैं स्वीटी जैसी नहीं बनी, वरना मम्मी जी आज आप भी हैं।
वैसे अगर आप अभी भी चाहती हो तो मैं बन जाती हूँ स्वीटी जैसी। इससे स्वीटी जैसी सर्वगुण संपन्न बहू लाने की आपकी ख्वाहिश भी तो पूरी हो जाएगी ना। अरे नहीं नहीं बहू, तू ही मेरी सर्वगुण संपन्न बहू है। मेरे लिए तो तू ऐसी ही सबसे अच्छी है। कभी किसी की तरह मत बनना, हाँ? निर्मला का चेहरा देखकर शालू अपनी हंसी नहीं रोक पाती। स्वीटी का असली रूप देखकर निर्मला को अच्छी तरह कल आ जाती है और उस दिन के बाद निर्मला फिर कभी अपनी बहू शालू को किसी के जैसा बनने को नहीं कहती और उसे उसकी कद्र भी अच्छी तरह समझ में आ जाती है। कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसके दिन फिर जाए क्या पता। राधा की शादी होती है राजा से। राजा एक बहुत ही संस्कारी लड़का होता है, लेकिन उसकी माँ का मिजाज काफी अलग। राधा, ज्यादा काम मत किया करो। हम लोगों के घर नौकरानी है, वो घर का सारा काम करती है। तुम बहू हो, अभी नई नई शादी हुई है, तुम आराम करो। तभी ससुर आ जाते हैं। कैसी बात करती हो लिली? बहू आराम करेगी तो काम कौन करेगा? नौकरानी कमला करेगी काम। आखिर तनख्वाह देते हैं हम लोग उसे, तो काम नहीं करेगी क्या? तुम दोनों सास बहू कान खोल कर सुन लो। कमला काम नहीं करेगी, वो सिर्फ राजा का ख्याल रखेगी। लेकिन पापा जी, मैं हूं ना इनका ख्याल रखने के लिए, फिर मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे पति यानी मेरे बेटे को कमला ने संभाला है, वही उसकी माँ है और वो इस घर में राज करेगी। काम करने के लिए तुम दोनों हो ना। एक तरफ जहां बहू को कमला का राज समझ में नहीं आता, तो वहीं पति की बात सुनकर तो मानो सास को गुस्सा ही आ जाता है। अरे बकवास बंद करो, नौकरानी को सर पर चढ़ा रखा है तुम लोगों ने, हद होती है। पता नहीं कब छुटकारा मिलेगा इस नौकरानी कमला से। तभी राजा आ जाता है। राजा के आते ही राधा उसे पानी देती है कि नौकरानी आ जाती है। नहीं नहीं, राजा को गर्म पानी देना होता है, नहीं तो उसकी खांसी शुरू हो जाती है। राधा देखती है कि सामने एक अजीब सी नौकरानी जैसी औरत खड़ी है। आप कौन है? पापा, ये कौन है? बेटा, वो हमारी नौकरानी है। राजा की माँ का मिजाज देख रही हो ना, मॉडलिंग करती थी अपने ज़माने में। ऐसे में राजा कैसे पला है ये सिर्फ कमला ही जानती है। राजा के लिए ये माँ के समान है। ऐसे में इसी ने राजा को बचपन से बड़ा किया है, वो इसी के पास रहता था। वो जानती है कि राजा को क्या चाहिए, कब चाहिए। अच्छा ठीक है पापा जी। तभी नौकरानी, जो कि काफ़ी सालों से उस घर में होती है और खुद को राजा की माँ समझती है, राधा पर सास की तरह हुक्म चलाने लगती है। अगर मेरे बारे में पूरा ब्यौरा ले लिया हो तो ज़रा तेल गरम करके ले आओ, राजा के बाल में लगाना है। कितने सूखे लग रहे हैं बाल। राधा को अजीब लगता है कि ये क्या हो रहा है। सास है जो उड़ी फिर रही है और नौकरानी खुद को सास मान रही है। माननी किसकी बात है? वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बात है बहू, कमला की बात को सुनकर अनसुना क्यों कर रही हो? वो राजा के बाल में तेल लगाने के लिए तेल मांग रही है ना, ला कर दो उसे। और हाँ बहू, कमला की कोई बात ऐसी ना हो जो तुम ना मानो, वरना ठीक नहीं होगा, समझी? ससुर की डांट सुनकर राधा चुपचाप तेल गरम करने चली जाती है। हाय रे किस्मत, जो सास है वो बहन बनकर घूम रही है और जो नौकरानी है वो सास बनी है। राधा तेल गरम करके नौकरानी को दे देती है। क्या रे बहू, तेरे को पता नहीं क्या? कटोरी गरम है ना तो किसी चीज़ में रख कर देनी होती है। हाँ राधा, माँ जी का हाथ जल जाएगा तो रुको माँ जी, मैं लेकर आता हूँ। राजा के मुंह से नौकरानी के लिए माँ शब्द सुनकर राधा हैरान हो जाती है। वहीं राजा तेल को प्लेट में रखकर नौकरानी को देता है और वो उसके सर पर तेल लगाती है। वाह माँ जी, मज़ा ही आ गया। तभी राधा की सास वहाँ से निकल रही थी। अगर आपका घूमना हो गया हो तो ज़रा रसोई में भी नज़र डाल लो, जब देखो तब मटकना, खाना भी लगाना है। सास नौकरानी को न जाने क्यों कुछ नहीं कहती। हाँ राधा, खाना लगा दो, वैसे भी मेरी योगा क्लास है, खाने के बाद मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर ग्रीन टी लेकर योगा जाऊँगी। जी माँ जी, मैं दोनों का खाना लगा देती हूँ। राधा 2 प्लेट में खाना लेकर आती है। एक प्लेट अपनी सास और दूसरी प्लेट राजा के सामने रख देती है। वाह बहू, और मेरी थाली कहाँ है? राधा को गुस्सा आता है। आपको क्यों खाना दूं मैं? और वैसे भी ये खाना हम लोगों के लिए है। आपके लिए कल की दाल है, वो ले लेना। हाय रे, राधा की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी।
राधा की सास हैरानी से राधा की ओर देख रही थी। तभी वहां ससुर आ जाते हैं। राजा भाग कर नौकरानी का हाथ पकड़ लेता है। कितनी जबान चल रही है इसकी। अरे जिस पति की पत्नी बनकर आई है ना, उसे मैंने पाला है, मैंने, समझी? खाना कैसे नहीं खिलाती तू, वो मैं देखती हूँ। और रहा सवाल कल की दाल का, तो अब वो दाल तू खाएगी। बढ़िया आई। राधा, यही संस्कार है तुम्हारे घर के? अरे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माता पिता ने? देखिए पापा, एक नौकरानी के लिए मेरे मम्मी पापा के संस्कार की बात नहीं करे तो अच्छा होगा, समझे? राधा ये बोलकर वहां से निकल रही थी कि तभी अचानक उसके कान में उसके पति राजा की आवाज आती है। देखो राधा, कमला माँ का अपमान करके तुमने ठीक नहीं किया। या तो तुम उनसे माफी मांगो या घर से निकल जाओ। अरे ये तो किसी फिल्मी ड्रामे की तरह लग रहा है। नौकरानी से माफी, नहीं तो घर से बाहर। ये क्या माजरा है? राधा नौकरानी से तभी तो माफी मांग लेती है और कमरे में चली जाती है, लेकिन वो ठान लेती है कि वो पता लगा कर रहेगी कि क्या सिर्फ इसलिए कि नौकरानी ने पति को पाला है वो इस घर में राज कर रही है, या फिर मामला कुछ और है। राधा अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, मैं अंदर आऊं? राधा की सास बेहद हाई फाई सी औरत थी। वो राधा को देखकर कहती है, हाँ हाँ राधा, बोलो क्या काम है? सब ठीक है ना? वैसे सुबह तुम्हारी बेइज्जती देखकर अच्छा नहीं लगा। पर सासू माँ ये क्या है? नौकरानी को इन्होंने और पिताजी ने इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है? वो क्या है ना, राजा को उसी ने पाला है। मैं तो मॉडल थी, अपने शूट में बिजी रहती थी, लेकिन अब लगता है कि मैंने अपना घर बर्बाद कर दिया। कई बार सोचती हूँ कि इस नौकरानी को सबक सिखाऊं या घर से निकाल दूं, लेकिन राजा के पापा और राजा उसे इतना मानते हैं कि वो लोग मुझे घर से निकालने के लिए राजी है, पर नौकरानी को नहीं। तो ये बात है। तो इसी बात पर नौकरानी जी हवा में उड़ रही है। चिंता न करें माँ जी, मैं ही इसे ठिकाने लगाती हूँ। रात में बहू पति के पास जाती है और कहती है, वो क्या है ना, शादी की बात कहाँ कहाँ क्या क्या इन्वेस्ट करना है, उसकी प्लानिंग के लिए मुझे आपके और अपने फाइनेंशियल संभालने होंगे, समझ रहे हैं ना आप? तो आगे से सैलरी आप मुझे दीजिएगा, पापा को नहीं। पापा को तो मैं वैसे भी नहीं देता, मैं तो कमला माँ को देता हूँ, वही मेरे पैसे का हिसाब रखती है। राधा को तो मानो कांटो खून सूख लेता है। क्या? नौकरानी को? नौकरानी को कौन अपनी तनख्वाह देता है जी? देखो राधा, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, नौकरानी बोलकर उनका अपमान ना किया करो। अब हाँ, गलती हो गई, सॉरी। अगले रोज वो सभी के सामने कमला से कहती है, आंटी जी, वो क्या है ना, मुझे और राजा को एक बड़ा घर लेना है, तो उसके लिए अब तक राजा ने जो पैसे कमाए हैं ना, उसकी सारी डिटेल मुझे चाहिए, क्योंकि वो तो सारा पैसा आपको देता है। आपके पास कितना कब कहाँ खर्च हुआ उसका हिसाब तो होगा ही। नौकरानी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी हाँ और क्या, वैसे भी उसके पैसे जैसे कि तैसे ही है, मुझे राजा के पैसे से क्या लेना देना। उस दिन कमला घर में परेशान से घूम रही थी। थोड़ी ही देर में, अच्छा मैं ना अब घर जाऊंगी, वो क्या है ना, मेरा बेटा आने वाला है, वो बाहर पढ़ाई करता है ना। कमला निकल जाती है और उसके पीछे निकलती है राधा बहू। आज तो मैं इसका राज सबके सामने लाकर ही रहूंगी कि कैसे इमोशनल करके ये कमला इस पूरे घर पर राज कर रही है। लेकिन ये क्या, राधा देखती है कि कमला एक बहुत ही सुंदर से घर में घुसती है जिसके बाहर लिखा था कमला निवास। ओहो, तो हम लोगों के पैसों से ये इतना बड़ा घर भी खरीद कर बैठी हैं। अब बताती हूँ इसे। राधा खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है जहाँ कमला अपने बेटे से कह रही थी, बेटा मुझे लग रहा है कि अब तुझे नौकरी देखनी ही होगी। इस घर में मेरा खेल खत्म होने वाला है। राजा की बीवी एक नंबर की चालू आई है। अरे मुझसे पैसों का हिसाब मांग रही थी। ओहो माँ, उस पागल राजा से बात करो ना कि अपनी बीवी को घर से निकाल दे। अरे वो तो उल्लू की तरह तुम्हारी बात मानता है उसे तो पता ही नहीं कि कैसे तुम उसे इमोशनल पागल बनाकर उसके पैसे खुद पर खर्च करती हो मोटी सैलरी लेती हो और उसकी माँ के खिलाफ कान भरकर तुम सारा काम भी उसकी माँ से करवाती हो। कल जाकर राजा से बोल देना, तेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं बेटा, इस घर से निकाल दे
ठीक बोल रहा है बेटा, ऐसा ही करती हूँ। अगले रोज कमला जैसे ही राजा को कहती है, बेटा तेरी बीवी ना अच्छी नहीं है, उसके चाल चलन में खराबी है। लेकिन ये क्या, राजा तो ये सुनकर भड़क जाता है। आंटी, मेरी बीवी बिल्कुल अच्छी है, गंदी और गलत तो आप है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। इससे पहले मेरे सारे पैसे वापस करो। और हाँ, अब तुम्हारी सच्चाई सब हमारे सामने आ चुकी है। ये बोलकर राजा नौकरानी को मोबाइल दिखाता है, जिसमें राधा ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। और अब जितनी जल्दी हो इस घर से 9 तो 11 हो जाओ। घर का सामान भी चुराती थी तुम, गलती मेरी ही थी। बेटे के प्यार में सब भूल गया। मेरी बीवी ही इस घर की असली लक्ष्मी है। सास राधा को देखकर खुश होती है और नौकरानी का सारा घमंड उतर चुका था। वो वहां से चली जाती है।